हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि एक विलेज के अंदर एंटर होते हैं और उनके पास बहुत सारा सामान भी होता है। तभी सामने सू खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि यहाँ से आगे तुम लोग नहीं बढ़ सकते। तभी वो गुंडे उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और सू तभी अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। वो कहती है कि मेरा नाम सू है और मैं इसी विलेज में बड़ी हुई हूँ। यहाँ पर हर बच्चे का और मेरा भी सिर्फ एक ही मेन पर्पस है कि हम लोग 1 बिलियन रुपीस अर्न कर सकें। हमारे विलेज को विलेज ऑफ विलन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों को वैसे भी फाइटिंग सिखाई जाती है क्योंकि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई गुंडे आ ही जाते हैं। और मुझसे मेरे डैड ने यही बात कही थी कि अगर तुम्हें किसी बुरे इंसान से लड़ना है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा बुरा इंसान बनना होगा। अब जिन लोगों से मैं लड़ रही हूँ वो अच्छे इंसान तो होंगे नहीं, तो इसीलिए मैं अब उनसे भी ज्यादा बुरी इंसान हूँ। फिर उसके बाद जब वो उन सबको मार गिराती है तो उनका बैग खोलकर वो देखती है, उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इतने में वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। वो सू को कहता है कि तुम सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। ये सब कुछ सुनकर तो सू बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि सच में आप मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और भागती हुई अपने घर जाती है। वो अपना सारा सामान पैक करती है। तभी उसके डैड उसको कहते हैं कि मैंने सुना है कि सू फैमिली की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम एक दफा फिर से सोच लो कि तुम जाना भी चाहती हो या फिर नहीं। तो सू कहती है कि मैं जब आऊंगी तो मेरे पास 1 बिलियन होंगे। जैसे ही मैं 1 बिलियन अर्न कर लूंगी मैं दोबारा वापस आ जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे उस अमीर फैमिली में जाना है। फिर उसके बाद वो कार में बैठकर चली जाती है। कुछ देर बाद वो सू फैमिली के अंदर एंटर होती है। फिर वही आदमी उससे उसका सामान ले लेता है और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि डैड, मॉम, एक लड़की और उसका भाई भी होते हैं। वो लड़की सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर थी जिसका नाम जाओ होता है। जाओ मॉम डैड से कह रही होती है कि मैंने अपनी छोटी बहन की जगह ले ली है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं दोबारा कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी। तभी वो वहाँ पर सू को भी देख लेती है। वो उसके सामने नील डाउन करके कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी एल्डर सिस्टर हो और मैंने तुम्हारी जगह ले ली, उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी सू उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि सिर्फ तुम्हारे इन टेयर्स की वजह से हमारी सारी फैमिली जुदा हो चुकी है, तुम्हें अपने इन आंसुओं को इतना नहीं बहाना चाहिए था। तभी मॉम और ली भागते हुए जाओ के पास आते हैं। ली कहता है कि तुमने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया, तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, तुमने उसको क्यों हिट किया है। और फिर कुछ देर बाद सू जाओ को घर से बाहर निकाल देती है। कहती है अब मैं घर में वापस आ चुकी हूँ और मैं सबका बहुत ही ख्याल रखूंगी, तुम्हारा यहाँ पर हर किसी के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। ये कह के वो डोर बंद कर देती है। फिर उसके बाद वो अंदर आती है तो डैड ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान थे। ली कहता है कि तुमने मेरी बहन को कैसे घर से बाहर निकाला। सू कहती है कि मैं भी तो सू फैमिली का एक पार्ट हूँ ना। डैड कहते हैं कि हाँ तुम मेरी बेटी हो। तो सू कहती है कि बस मैंने इसीलिए उसको घर से बाहर निकाल दिया। ली कहता है कि सब्र, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। फिर वो उसको मारने लगता है लेकिन तभी सू उसका हाथ रोक लेती है और फिर वो उसको नीचे पटक देती है। ये सब कुछ देखकर ली बहुत ही हैरान होता है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि एक विलेज से आई हुई लड़की में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है। फिर उसके बाद कुछ देर में मॉम जाओ को अंदर ले आती हैं। जाओ कहती है कि मैं इस घर में ना आती, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझे जाने नहीं दे रहा, तो इसलिए मुझे यहीं पर ही रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद डैड एक नानी को बुलाते हैं और वो नानी सू को उसके रूम तक ले जाती है। तभी सू एक रूम में एंटर होती है और वो वहाँ पर बहुत ही अजीब और बिखरी हुई चीजें देखती है। फिर वो एक डायरी को पढ़ती है और पीछे से उसको जाओ भी देख लेती है। जाओ अपने दिल में कहती है कि तुम इस फैमिली में आ तो गई हो, लेकिन जब तुम्हें इस फैमिली की हकीकत का पता चलेगा तो तुम कभी भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहोगी। अब तुम देखो कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ होता क्या है। फिर उसके बाद अगले सीन में सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी सू के डैड कहते हैं कि काफी टाइम हो चुका है, सू अभी तक नहीं आई है, क्या उसको किसी ने नहीं बताया था कि हम सब उसका वेट कर रहे हैं। तभी मेड से थोड़ा सा पानी गिर जाता है। ली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसका हाथ तोड़ने ही वाला था कि तभी उसका हाथ सू पकड़ लेती है। फिर वो मेड फौरन वहाँ से भागती है और सू कहती है कि उसने सिर्फ पानी गिराया है और उसने कुछ भी नहीं किया और लोगों को इतनी छोटी छोटी बात पर सजा नहीं दिया करते। फिर कुछ देर बाद जाओ कहती है कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, मैं नानी या फिर मेड बन जाऊंगी। तो सू कहती है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, नानीज के पास इतने महंगे इयररिंग्स नहीं होते और ना ही इतने प्यारे कपड़े होते हैं, जाओ जाकर वैसे कपड़े पहने जैसे नानीज पहनती हैं। ये सुनकर तो जाओ को सू के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी फैंग अपने डैड को कहता है कि आप एक दफा दोबारा इस बारे में सोच लें, क्योंकि सू का एकेडमिक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आर्ट्स में भी अच्छी नहीं है और ना ही ये साइंस में अच्छी है। सू कहती है कि मैं जानती हूँ कि ना मैं आर्ट्स में अच्छी हूँ और ना मैं साइंस में, लेकिन मैं मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ और हमारे विलेज में मार्शल आर्ट्स सिखाई जाती है। ली कहता है तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कोई अनएजुकेटेड हो, ये भी अनएजुकेटेड ही है। ये सुनकर सू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि दोबारा से कहो, तुम अभी क्या कह रहे थे। तो ली को ये देखकर चुप लग जाती है। फिर तभी डैड सबको अनाउंस करते हैं कि जो रियूनियन नेक्स्ट वीक होने वाला था वो हम लोग कल ही रखेंगे और इससे आगे मैं और कोई भी बात नहीं सुनूंगा। फिर उसके बाद अगले सीन में रियूनियन पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए होते हैं और तभी फैंगी अनाउंस करता है कि आज हम लोगों ने आपसे एक बहुत ही अच्छी न्यूज शेयर करनी है।
अब एक और हमारी ट्विन सिस्टर आ गई है जो कि 18 साल से गायब थी, लेकिन अब वो हमें मिल चुकी है और उसके लिए ही हमने ये रियूनियन पार्टी रखी है। हम सब लोग उसके यहाँ पर आने पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर कुछ देर में वहाँ पर सू स्टेज पे जाती है और सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। ये सब कुछ देखकर जाओ को गुस्सा आता है, वो फौरन वहाँ से बाहर निकल जाती है और तभी ली और फैंग भी उसके पीछे जाते हैं। बाहर ली और फैंग उसको कह रहे होते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन सू कभी भी हमारी सिस्टर नहीं बन सकती। हमारे लिए तो हमारी सिस्टर सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने हमारे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है और तुम हमारे ही जैसी हो। ये सुनकर फिर जाओ उनका थैंक्स करती है। तभी वहाँ पर सू ये सब कुछ सुन चुकी थी। फैंग कहता है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है? सू कहती है कि हाँ, मैंने नहीं बल्कि सारे गेस्ट ने सुन लिया है। फिर वो सब लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर सारे गेस्ट भी सब कुछ सुन चुके थे। सू कहती है कि अब आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग मुझे इस फैमिली में तो लेकर आ गए हैं, लेकिन ये लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों रख रहे हैं। हाँ, मेरे साथ कोई भी मसला नहीं है, मैं वैसे भी सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सू फैमिली के जितने शेयर्स हैं वो मेरे 2 भाई और मेरे दरमियान एक्सचेंज होंगे और हम दोनों के दरमियान ही तीनों के दरमियान डिवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक डील रखती हूँ, अगर ये लोग मुझे 1 बिलियन पे कर दें तो मैं अभी के अभी ये फैमिली छोड़कर चली जाऊंगी और फिर ये लोग चाहें तो जाओ को अपने साथ रख सकते हैं। तभी जाओ कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारी जगह पर आई हुई हूँ। मैं कुछ ही टाइम में यहाँ से खुद ही निकल जाऊंगी, मैं ये फैमिली छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर मॉम और डैड भी आ जाते हैं और वो सब लोगों को वहाँ गेस्ट को ऊपर देख लेते हैं। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील होते हैं। फिर वो उन सारे गेस्ट को कहते हैं कि प्लीज आप लोग अंदर चले जाएं। फिर उसके बाद जब वो सब लोग अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर फैंग और ली रह जाते हैं। ली कहता है कि ये तो हमारे शेयर्स पर नजर रखे हुए है, इसके आने से पहले वो शेयर सिर्फ हम दोनों के दरमियान शेयर होने वाले थे, लेकिन अब तो ये एक और निकल आई है, हमें इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फैंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका कुछ ना कुछ इस तरीके से हाल करूंगा कि डैड वो शेयर सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही डिवाइड करेंगे, इसका मैं कोई ना कोई इंतजाम करके रहूंगा। फिर दूसरी तरफ जब सू अपने घर वापस आती है तो डैड उसको कहते हैं कि मैंने सोचा है कि अब मैं तुम्हारी शादी कर दूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो मैनर्स नाम की वैसे ही कोई चीज नहीं है। मैंने 2 लड़कों को बुलाया है, उनमें से जिसको तुम पसंद करोगी तुम्हारी शादी मैं उसी के साथ ही कर दूंगा, तुम्हारी हम लोग अरेंज मैरिज करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, एक का नाम लिन होता है और दूसरे का यांग होता है। लिन वहाँ पर आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि क्या मैं इस लड़की से शादी करूंगा? मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ जाओ से ही करूंगा। जाओ कहती है कि ये एक तो मुझे सिलेक्ट कर चुका है, यानी कि तुम्हारे पास सिर्फ एक यांग का ऑप्शन है। यांग कहता है कि मैं भी इसके साथ शादी नहीं करूंगा, मुझे 8 बेटे चाहिए और मुझे पता है कि वो बेटे मुझे कोई और नहीं बल्कि जाओ देगी। जाओ कहती है लेकिन मैं तो लिन के साथ शादी करने वाली हूँ। सू कहती है कि चलो एक काम करो, तुम दोनों मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम दोनों की जान छोड़ दूंगी, फिर तुम लोग जो करना चाहो वो कर सकते हो। तभी लिन उसको 1 मिलियन देता है। फिर वो उससे और पैसे मांगने लगती है तो वो कहता है कि तुम तो मनी ग्रबर हो, तुम गोल्ड डिगर हो, मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है। फिर उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाता है और जाओ फौरन से उसके पीछे भागती है, लेकिन सू 1 मिलियन लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और फिर उसके बाद वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में सू ली के साथ एक जगह पर आती है, वो उससे कहती है कि क्या हुआ, आज तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर आए हो, सब कुछ ठीक तो है ना? ली कहता है कि हाँ, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। और फिर इतने में वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उनके साथ जाओ भी होती है। जाओ कहती है कि आज हम यहीं पे तुम्हारा खात्मा कर देंगे, फिर कहीं पर भी तुम किसी को भी नजर नहीं आओगी और ना ही तुम किसी को परेशान कर सकोगी। और ये सब कुछ सू बहुत ही रिलैक्स होकर सुन रही होती है। जब जाओ उसके बारे में बहुत ही गलत बात बोलती है तो फिर उसके बाद वो जाओ का गला पकड़ लेती है। इतने में वहाँ पर उसके पीछे सारे गुंडे लग जाते हैं और फिर उनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन सू उनके सबके साथ बहुत ही अच्छे से फाइट करती है और उन सबको गिरा देती है। ये सब कुछ देख कर ली और जाओ दोनों बहुत ही हैरान थे। फिर उसके बाद वो अपना कटर निकालती है और सू से कहती है कि तुम्हें पता है कि ये सारी स्किल्स हमें विलेज में सिखाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के बहुत से गैंगस्टर्स आते थे और हमें उन सबसे खुद ही लड़ना पड़ता था, तो ये स्किल्स हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं ताकि हम लोग बड़े होते तक इतने ट्रेन हो चुके हों। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ रहता है, हमारी अभी विलेज की आगे की चीजें तो पूरी ही नहीं हो सकी। और जाओ उसके हाथ में कटर देकर फौरन वहाँ से भागती है। इतने में वहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। जाओ फौरन से अपनी मॉम डैड के पास जाती है और कहती है कि मेरी सिस्टर पागल हो चुकी है, पता नहीं इसके साथ क्या हो गया, ये हम लोगों को यहाँ पर लेकर आई, इसने इन सारे लोगों को मारा और ये हमें भी मारना चाहती थी, ये असल में चाह क्या रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तभी मॉम को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम विलेज साइड पर रहकर आई हो तो तुम्हारे अंदर मैनर्स बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है और तुम ये बात बिल्कुल भूल चुकी हो। वहाँ पर सब लोग उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। फिर तभी सू एक आदमी को उठाकर अपने साथ लेकर आती है और वो कहती है कि सच सच बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने बोला था, झूठ मत बोलना वरना मैं तुम्हें इसी कटर से काट डालूंगी। तो वो आदमी डरते हुए बताता है कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए ली ने बोला था और उसने मुझे 1 मिलियन भी दिए थे। तभी सू कहती है कि अब तो ये सब कुछ आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका होगा ना,
तो ली और जाओ कहते हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, इसी ने ही उस आदमी का पैसे दिए थे, अब ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। डैड कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि तुम्हारी हरकतें बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही हैं और अब तुम हमारे घर में नहीं आओगी, तुम अब सू फैमिली में कदम नहीं रखोगी। सू कहती है कि डैड, आप इतनी जल्दी ये फैसला कैसे कर सकते हैं, अभी तो मैंने आपको सारे एविडेंसेस भी नहीं दिखाए, मैंने आपको एक और चीज दिखानी है। फिर वो वही वीडियो बनाती है और डैड और बाकी सब लोगों को दिखा देती है। ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही हैरान था। तभी सू कहती है कि वैसे यहाँ के सेलफोन्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, कितनी साफ और क्लियर फुटेज आई है ना। आप लोगों को क्या लगा था कि यहाँ पर आने से पहले मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया होगा? हर चीज का एविडेंस है मेरे पास। तभी डैड पर ली को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिर डैड सू को भी सॉरी करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। सू कहती है कि डैड, अगर ली मेरे ही घर में रहेगा और ये मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे लगेगा कि मैंने अभी तक इंसाफ हासिल नहीं किया है और मुझे ऐसे लगता रहेगा जैसे कि दोबारा किसी आदमी को मेरे पास भेजकर मेरे ऊपर हमला करवा सकता है, तो इसीलिए प्लीज आप इसको अपने घर में जगह मत दें। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा और मैं ली को वो सजा दूंगा जिसका ये हकदार है। फिर उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब कुछ देर बाद सू अपने घर जाती है तो जाओ उसके सामने नील डाउन करके बैठ जाती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। फिर तभी सू कहती है कि क्या हुआ, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैंने तुमसे ये कहा कि तुम मुझसे माफी मांगो, लेकिन अगर तुम मांग ही रही हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो फिर जाओ खुश होकर उसको हग कर लेती है। फिर वो उसके कान में कहती है कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें इस फैमिली से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि तुम्हारी जगह इस फैमिली में है ही नहीं। फिर उसके बाद वो उससे दूर होती है। तो डैड कहते हैं कि देखो, अब उसने तुमसे माफी मांग ली है, तो इसीलिए अब तुम्हें उसकी वीडियोस को डिलीट कर देना चाहिए। तो फिर सून वीडियोस को डिलीट करके सबको दिखाती है कि देखो अब मैं डिलीट कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो वो किसी को कॉल करके कुछ बताती है। और फिर कुछ देर बाद जब सू नीचे आ रही होती है तो वो देखती है कि जाओ मॉम के साथ खड़ी हुई है। जाओ मॉम को एक न्यू ड्रेस दिखा रही होती है। जब वहाँ पर सू जाती है तो जाओ उसको कहती है कि ये मैंने बहुत ही महंगा ड्रेस ऑर्डर किया था और तब तुम यहाँ पर नहीं आई थी, वरना मैं तुम्हारे लिए भी कर देती, लेकिन मेरे पास एक और ड्रेस है, तुम ये पहन लो। तो सू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह के अजीब से कपड़े पहनूंगी, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती होती, तो इसीलिए ये तुम अपने पास रखो, अगर तुम लोगों को मुझे कुछ देना है तो तुम लोग मुझे पैसे दो। फिर उसके बाद वो मॉम और जाओ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इतने में वहाँ पर सू और फैंग आ जाते हैं। डैड उसको कहते हैं कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सू कहती है कि डैड, मैंने आपसे एक बात करनी थी, मुझे फैमिली में अपने शेयर्स चाहिए जो कि आपने मेरे दोनों भाइयों को दिए हुए हैं। डैड कहते हैं कि तुम शेयर्स का क्या करोगी, और मैं शेयर्स इतनी जल्दी किसी को भी नहीं दे सकता, ये सब कुछ मेरी कंपनी का सवाल है। तो सू कहती है कि इसमें मुझे कोई भी मसला नहीं है, मैं वेट कर लूंगी, लेकिन आप वो शेयर्स मुझे जरूर देंगे। तभी फैंग कहता है कि मेरे पास भी कंपनी के कोई शेयर्स नहीं है और मेरे पास डैड के दिए हुए पैसे हैं, वो भी थोड़े से। तो सू अपने दिल में कहती है कि इसका मतलब है कि अब मैं 1 बिलियन नहीं इकट्ठे कर सकती, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो सू के डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम भी अब जाओ के साथ उसके कॉलेज जाओगी और अगर वहाँ पर तुमने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर दिया और तुम टॉप 10 के अंदर आ गई तो फिर मैं तुम्हें सारी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा, जो कुछ तुम्हारे शेयर्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे नाम पर हो जाएंगे। तभी फैंग अपने दिल में कहता है कि वैसे भी इसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा लो है, ये चाहकर भी इतने अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी पोजीशन नहीं लेकर आ सकती, तो इसीलिए कोई भी फायदा नहीं है मुझे फिक्र करने की, क्योंकि मेरा काम तो खुद ब खुद ही हो जाएगा। तभी डैड कहते हैं कि सू, अब तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें सांस नहीं दिया था, अब ये सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जब वो सब वहाँ से जाते हैं तो मॉम जाओ को कहती है कि अब तुमने सू का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, ये तुम्हारे साथ ही अब कॉलेज जाया करेगी। तो फिर जाओ कहती है कि जी मैं इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी, इसको कभी भी किसी की कमी फील होने ही नहीं दूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में सू अपने क्लासरूम में एंटर होती है और वो एक सीट पर बैठ जाती है। कुछ देर में वहाँ पर जाओ, लेन और कुछ और लोग भी आते हैं। तभी लेन उसको बुली करने की कोशिश करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम तो जाओ की बहन हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी उसके जैसी नहीं हो, अब देखना कि हम तुम्हारा यहाँ पर रहना कितना ज्यादा मुश्किल कर देते हैं, कुछ ही दिन में तुम अपने विलेज वापस चली जाओगी, तुम्हारा ये हाल करेंगे हम लोग। तो सू उसको कहती है कि ठीक है, ये सब कुछ तो बाद में देखा जाएगा कि कौन किसका कैसा हाल करता है। फिर कुछ देर में वहाँ पर टीचर आते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। जब वहाँ पर क्लास एंड होती है तो सू अपना काम कर रही थी तो उसकी बैग पे कोई पेपर स्ट्रिप लगाकर चला जाता है जिसपे लिखा होता है कि तुम बहुत ही जल्द मर जाओगी। फिर इस तरह बहुत टाइम तक उसकी बैग पर से उसको वही स्ट्रिप्स मिलती थी। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही हैरान थी। फिर वो एक रूम में एंटर होती है, तभी पीछे से प्रिंसिपल आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है। तो सू पीछे मुड़ती है और प्रिंसिपल उसको पहचान लेते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब सू प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी हुई होती है और वो उसको टी सर्व कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे विलेज आया था और मैंने तुम्हारे मार्शल आर्ट्स देखे थे, तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे स्कूल में
मार्शल आर्ट्स टीचर बन जाओ, लेकिन तब तुमने मुझे मना कर दिया था और अब तुम खुद यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ गई हो। फिर उसके बाद सू उनको पेपर स्ट्रिप दिखाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे मेरे साथ गेम खेलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है, मैं उनको अभी यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। सू कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग काफी अच्छे हैं और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उनको खेलने देते हैं। फिर दूसरी तरफ सू अपनी क्लास में होती है और वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रही होती है और अपनी स्टडीज को पूरा कर रही होती है। और फिर कुछ देर बाद जब वो बास्केटबॉल क्लब से गुजर रही थी तो तभी वहाँ पर एक बॉल उसको लगने वाली होती है, लेकिन वो उसको पहले ही रोक लेती है। फिर इतने में वहाँ पर जाओ, लिन और उसके गैंग आ जाता है। वो सब लोग सू का बहुत ही मजाक बनाते हैं और लिन कहता है कि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी होगी ही नहीं और ना ही तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि तुम हम सबका मुकाबला कर सको। फिर उसके बाद जब उनकी फाइट स्टार्ट होती है तो सू उन सब लोगों के साथ फाइटिंग करती है और उन सब लोगों को गिरा देती है। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लिन कहता है कि इसने हमारे साथ ये सब कुछ किया है, ये हमें मार रही थी। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो तो बहुत ही सॉफ्ट और वीक है, वो ये सब कुछ कैसे कर सकती है। मुझे पता है कि ये सब तुम लोगों का ही काम है, दोबारा अब तुम लोग मुझे इस तरह की हरकतें करते हुए मत नजर आना, वरना मैं तुम लोगों को इस स्कूल से निकालने में देर नहीं करूंगा। तभी सू कहती है कि हाँ, मैं तो बहुत ही वीक हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ। फिर उसके बाद प्रिंसिपल उन सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और फिर वो सू को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सू एग्जामिनेशन हॉल में होती है। जाओ उससे कहती है कि तुम मार्शल आर्ट्स में तो अच्छी हो सकती हो, लेकिन तुम टॉप 10 के अंदर नहीं आ सकती, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सू उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर टीचर आकर रिजल्ट को अनाउंस करते हैं। जाओ की 3rd पोजीशन आती है। फिर उसके बाद टीचर कहते हैं कि इस दफा 1st पोजीशन लेने वाली कोई और नहीं बल्कि सू है। ये सुनकर क्लास का हर बच्चा बहुत हैरान होता है। फिर उसके बाद सू अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आती है और वो जाओ को कहती है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं मार्शल आर्ट्स के साथ साथ स्टडीज में भी बहुत ही अच्छी हूँ। फिर उसके बाद जब वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो फिर मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि जाओ ने 3rd पोजीशन ली है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सू, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या पोजीशन ली है। सू कहती है कि ज्यादा नहीं, मैंने बस 1st पोजीशन ली है। ये सुनकर तो डैड बहुत ही हैरान होते हैं और वो फौरन से सू का सारा पेपर चेक करते हैं। फिर उसके बाद फैंग भी उसका सारा पेपर चेक करता है। उन लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि सू 1st पोजीशन ले सकती है। फिर उसके बाद सू कहती है कि अब तो आप लोगों ने देख लिया है ना कि मैं अगर चाहूँ तो मैं 1st पोजीशन ले सकती हूँ। फिर वो डैड के सामने एक फाइल रखती है और कहती है कि अब आप इसके ऊपर साइन कर दें। डैड कहते हैं कि ये सारे काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है और वैसे भी तुम कंपनी को संभालना ही नहीं जानती, तो मैं तुम्हें शेयर्स देकर क्या करूंगा। तभी सू कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था और आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। फिर तभी जाओ कहती है कि हो सकता है कि इसने 1st पोजीशन किसी से सिफारिश करवा कर की हो, मैंने इसको प्रिंसिपल के बहुत ही क्लोज देखा था, ऐसे लग रहा था जैसे इन लोगों ने बहुत टाइम पहले से दोस्ती कर रखी हो। तभी सू बताती है कि हाँ, हमारे विलेज में एक दफा वो मार्शल आर्ट्स देखने के लिए आए थे और तब वहाँ पर मैं उनसे मिली थी, बस तभी से वो मुझे जानते हैं। तो फिर डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी ये शेयर्स नहीं दे सकता हूँ। मॉम फिर कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप इसको शेयर्स दे दें, कंपनी तो वैसे भी आपने ही संभालनी है ना, और ये शेयर्स लेकर कहीं और तो नहीं जा रहे, यहीं पर ही तो है ये। तो डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर वो उस फाइल के ऊपर साइन कर देते हैं और सू फौरन से भागती हुई उस फाइल को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ वो रूम में बैठी हुई थी और वो किसी को पिक्चर्स भेज रही होती है। कहती है कि आप चेक करके बताएं कि ये फाइल रियल भी है या फिर नहीं, मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ ना। इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और मॉम उससे सॉरी करती है। वो कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुम मेरी ही बेटी हो, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। मैं बस ये चाहती हूँ कि कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, हम दोनों बहुत सारा टाइम साथ स्पेंड करेंगे। तो फिर वो उससे ओके कर देती है और इधर जाओ ने फैंग को हक किया हुआ होता है। वो कहती है कि मुझे सू बहुत ही बुरी लगती है और मैं उससे नफरत करती हूँ। फैंग कहता है कि नफरत तो मैं भी बहुत करता हूँ उससे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसको हटाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। जाओ कहती है कि तुम कौन सा तरीका ढूंढ सकते हो। तुम्हें पता है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि सू हमारे घर से चली जाए, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है मॉम का बिहेवियर भी मेरे साथ चेंज होता जा रहा है। पहले मॉम उसको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करती थी, लेकिन अब वो उसकी बहुत ही फेवर में बातें कर रही होती हैं। और रात को तुम देख ही चुके हो कि सिर्फ एक मॉम के कहने पर डैड ने उन फाइल्स पर साइन भी कर दिया था। मैं बस ये चाहती हूँ कि उसको यहाँ से कहीं दूर भेज दो या फिर उसको मार डालो, लेकिन मेरी नजरों से उसको दूर कर दो, क्योंकि मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। फैंग कहता है कि नफरत तो हम भी बहुत ही ज्यादा करते हैं, और जो शेयर्स उसने लिए हैं उसके बाद तो मेरी नफरत उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो हमारे हक पर कब्जा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। तुम फिक्र मत करो, इस सब के बारे में मैं कुछ ना कुछ प्लान कर ही लूंगा। फिर उसके बाद इधर सुबह सुबह मॉम सू को लेकर शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। फिर उसके बाद सू बहुत ज्यादा ड्रेसेस चेंज करके आती है,
लेकिन मॉम को उसके ऊपर कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था। मॉम को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस लड़की का क्या करें। लेकिन फिर लास्ट पर मॉम को एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर वो सू को कहती है कि हाँ ये ही ड्रेस डन करो, अब तुम यहाँ पर रुको, मैं फौरन से बिल पे करके आती हूँ। और फिर उसके बाद जब सू अपने आप को मिरर में देखती है तो वो खुद को देखकर ही डर जाती है। उसको अपने आप के ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि वो कभी इस तरह के ड्रेसेस भी पहनेगी। फिर उसके बाद जब वो उस पैसों को देखती है तो वो 200,000 का होता है। ये देखकर वो बहुत ही चिढ़ जाती है और कहती है कि मुझे ये सूट दिलाने से अच्छा था कि मॉम यही पैसे मुझे दे देती, कम से कम मेरा 1 बिलियन का रिकॉर्ड तो पूरा हो सकता था ना। फिर उसके बाद जब वो शॉप से बाहर निकलती है तो उसके सामने एक वैन आकर रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और एक गुंडा उसको कहता है कि हमारे बॉस ने तुम्हें इन्वाइट किया, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सू और जाओ दोनों को ही किडनैप किया जा चुका था। जाओ बहुत ही पैनिक कर रही थी जबकि सू बहुत ही रिलैक्स बैठी हुई होती है। फिर तभी वो आदमी कहता है कि तुम दोनों ही सू फैमिली की डॉटर्स हो और तुम दोनों के बदले हम लोगों को बहुत सारा पैसा मिल सकता है। फिर उसके बाद वो आदमी सू की तरफ आता है और वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और वो उसको बैटिस करने ही वाला था कि तभी वो उसको लात मार देती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर इतने में वहाँ पर मॉम भी आ जाती है। मॉम कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जाओ कहती है कि प्लीज मॉम आकर मुझे बचा लें, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और वो आदमी कहता है कि तुम लोग आगे मत बढ़ना वरना मैं इन दोनों को मार डालूंगा। मॉम कहती है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी मत करना, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इन लोगों को बिल्कुल मत मारना। तभी वो किडनैपर कहता है कि ठीक है, तुम अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, तुम इनमें से किसकी जान बचाना चाहती हो तो दूसरी को मैं खुद ही मार डालूंगा। ये देखकर मॉम बहुत ही पैनिक करने लगती हैं। तभी जाओ कहती है कि मॉम प्लीज मुझे सिलेक्ट कर लें। वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है तो मॉम भी उसी का नाम ले लेती हैं। ये सब कुछ देखकर सू एक वेird सी स्माइल करती है। जब जाओ मॉम के पास चली जाती है तो तभी वो सब लोग फिर सू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सू उन सबसे बहुत ही अच्छे से फाइट करती है, वो उन सबको वहाँ पर मारती है। फिर उसके बाद वो उस बॉस से पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने बोला था। तो बॉस कहता है कि ये सब कुछ मुझे फैंग ने करने के लिए बोला था और साथ ही उसने मुझे 1 मिलियन भी दिए थे इस काम के लिए, इसके अलावा मैं ये सब कुछ ना करता। ये कह के वो फौरन वहाँ से भागता है। सू कहती है कि अच्छा तो यानी कि अब तुम सब लोग यही काम करोगे मेरे साथ, तो ठीक है, फिर मुझे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वो जाओ को अपने साथ लेकर आती है, उसको चेयर पर बिठाती है और उसको बांध देती है, फिर नाइफ उसकी नेक पर रख देती है और कहती है कि वैसे भी तुम लोग मुझे यहाँ पर रहने तो दोगे ही नहीं, तो चलो एक काम करते हैं फैंग, तुम अपनी सिस्टर को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे 1 बिलियन दे दो। फैंग कहता है कि तुम इस कंडीशन का एडवांटेज उठा रही हो। सू कहती है कि हाँ देखो तो सही, अगर मैं किडनैप ना होती तो मैं इस वक्त तुमसे 1 बिलियन भी ना ले सकती, तो ये तो फिर घाटे का सौदा होता ना, तो अच्छा हुआ कि तुमने ये सारा प्लान खुद ही बना लिया था। तभी फैंग फिर उसको एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर 300 मिलियन है, तुम ये ले लो, बाकी के पैसे अगर तुम्हें चाहिए हो तो तुम मुझसे ले लेना, लेकिन अभी तुम मेरी बहन को जाने दो। तो फिर सू उस पर भी मान जाती है, वो उस कार्ड को लेकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर दूसरी तरफ फैंग को उसके डैड बहुत ही ज्यादा मार रहे थे। वो कहते हैं कि 300 मिलियन वो भी तुमने उस सू को दे दिए, तुम जानते भी हो कि कंपनी के फंड्स खत्म होते जा रहे हैं और तुम इस तरह सारा पैसा लुटाए जा रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी कंपनी के लिए इतना यूजलेस हेयर की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने दोबारा ये सेम गलती दोहराई तो फिर मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि कुदरत का यही कानून है, जो चीज काम में नहीं आती उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, तो दोबारा इस तरह की गलती बिल्कुल मत करना। फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं और फैंग को सू के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। उधर सू जब अपने घर आती है तो वो बहुत ही खुश होती है। तभी फैंग उसको कहता है कि तुम्हारे पास और कितने तरीके से पैसे आ सकते हैं, अगर कहो तो मैं तुम्हें कुछ और तरीके बता सकता हूँ। तो सू कहती है कि अच्छा तो ये इस तरीके से स्माइल क्यों कर रहा है। फिर वो उससे कहती है कि वक्त और जगह के बारे में बता देना मुझे, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगी। फिर अगले सीन में फैंग और सू दोनों एक जगह पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक गार्ड कहता है कि हम आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते अंदर आना। फैंग कहता है कि तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, ये एक शिकारी है जिसको मैं अपने लिए लेकर आया हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं, वहाँ पर 2 बॉक्सर्स लड़ रहे थे। तभी फैंग कहता है कि तुमने बस ये काम करना है, जीतने वाले को 5 मिलियन दिए जाएंगे और तुम्हें वैसे भी पैसे चाहिए ना, तो ये सब कुछ तुम्हारे ही लिए है। फिर उसके बाद फैंग ऊपर से जाता है और देखने लगता है और कुछ ही देर में यहाँ पर फिर सू स्टेज पर पहुंच जाती है। वहाँ पर सबको लग रहा होता है कि लड़की तो बहुत ही छोटी और बहुत ही वीक है, तो ये उस बहुत ही मोटे आदमी के साथ कैसे लड़ाई कर सकेगी, वो बहुत ही जल्दी हार जाएगी। फिर उसके बाद सू बहुत ही अच्छे से फाइट करती है और वो उस बॉक्सर को भी हरा देती है। ये सब कुछ देखकर फैंग, ली और जाओ तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे। उन लोगों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि सू जीत सकती है इस गेम में। तभी अनाउंस किया जाता है कि सू जीत गई है। ये सब कुछ देखकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी फैंग फिर सू को कहता है कि जब तुम बच जाओगी ना तब मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा। सू कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे मारना चाहते हो, तो ठीक है तुम ये कोशिश भी करके देख लो।
फिर इतने में वहाँ पर एक और बॉक्सर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा फिट होता है। फिर सू और उसकी लड़ाई होती है। सू अपने दिल में कहती है कि ये तो मुझे बहुत ही फेमिलियर लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा होगा। फिर उसके बाद वो उससे लड़ती है और वो उसको भी हरा देती है। ये देखकर फैंग को उसके ऊपर और भी गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो एक एरो लोड करता है और वो उसको एरो लगने ही वाला था, लेकिन तभी सामने वो आदमी आ जाता है और वो एरो उसको लग जाता है। फिर उसके बाद सू फौरन से भागने लगती है और फैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आज मैं उस लड़की को मार डालूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज वो मेरे हाथों नहीं बचेगी। लेकिन इतने में वहाँ पर सू पहुँच जाती है और वो उसको बहुत ही ज्यादा मारती है और वहाँ पर रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि सू स्टेज पर जाने से पहले किसी से कॉल पर बात कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर्स होते हैं। सू उनको वो लोकेशन और एड्रेस बता देती है। फिर उसके बाद वो स्टेज पर जाती है। देन प्रेजेंट सीन में वहाँ पर फैंग को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर सारे रिपोर्टर्स सू का इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि उसने इतने सारे लोगों को कैसे मार दिया और उसने काले धंधे को बंद कर दिया है। तभी सू कहती है कि वैसे ये हर गुड सिटीजन की निशानी होती है कि वो अपने नेशन के लिए सब कुछ कर सकता है। और ये सारी लाइव ब्रॉडकास्ट डैड भी देख रहे होते हैं और उनको ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मेरे इन दोनों बेटों ने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। इन लोगों ने मुझे कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दोनों ही एक जैसे हैं, यूजलेस से। फिर उसके बाद सू घर पर वापस आती है तो मॉम बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। जाओ अपने दिल में कहती है कि अब मैं मॉम और डैड को सू की वो इमेज दिखाऊंगी जिससे वो उनसे नफरत करने लगेंगे। फिर जाओ फौरन से भागती हुई सू के पास जाती है और वो कहती है कि प्लीज तुम मेरे भाई को छोड़ दो, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम उनको इतनी बड़ी सजा मत दो। फिर उसके बाद वो खुद ही नीचे गिर जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सू ने उसको गिराया हो। फिर मॉम डैड और मेड फौरन से भागती हुई उसके पास आती है। फिर उसके बाद मेड कहती है कि इसको सू ने ही गिराया है और वो सू के बारे में और भी बहुत सी बातें कर रही थी। तभी सू पहले मेड को देखती है और फिर वो जाओ को देखती है। फिर वो दोबारा मेड को देखती है और कहती है ये लोग तो बहुत ही फेमिलियर लग रही हैं, ऐसे लगता है जैसे ये मदर डॉटर हो। तभी डैड कहते हैं कि तुमने बहुत ही मैस क्रिएट करके रखी हुई है सू, अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी लिन के साथ पक्की कर रहा हूँ और अब बस बहुत हो गया, अब तुम लिन के पास जाओगी और इससे आगे मैं तुम्हारी और कोई भी बात नहीं सुनूंगा। देखो मैं जानता हूँ कि तुम सू फैमिली की डॉटर हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हमें करनी ही है ना, तो बस मैंने लिन के साथ पक्की कर दी। फिर दूसरी तरफ मॉम डैड लिन को भी समझा रहे होते हैं कि सू बहुत ही अच्छी लड़की है और तुमने उसके डैड और मॉम के सामने कोई भी उल्टी हरकत नहीं करनी। फिर इतने में वहाँ पर सू फैमिली भी आ जाती है। फिर कुछ देर में वहाँ पर सू आती है जो कि बहुत ही मैसी होकर आई थी ताकि उसके पेरेंट्स उसको देखते ही इनकार कर दें। वो वहाँ पर आने के बाद उनसे मिलती ही नहीं है। तो डैड कहते हैं कि तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पर आने के बाद तुमने हमसे मीटअप करना है। तो सू कहती है कि हाय सॉरी, मैं भूल गई थी। तभी डैड को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद मॉम उसको एक ड्रिंक देती है और कहती है कि जाओ ये लिन को सर्व करो। वो ड्रिंक लेकर लिन के पास तो जाती है, लेकिन वो उसको सर्व करने के बजाय वो लिन को उसी के मुंह पे गिरा देती है। ये सब कुछ देखकर लिन बहुत ही हैरान होता है और मॉम फिर सबको सॉरी करने लगती हैं। तभी डैड कहते हैं कि हम इस तरह की फैमिली में अपने बेटे की शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते और सू तुम्हारी कंपनी के साथ हमारा जितना भी कॉपरेशन था वो सारा कैंसिल हो चुका है, हम लोग अब तुम लोगों के साथ नहीं करेंगे कोई कॉपरेशन। और फिर इतने में वहाँ पर जाओ भी पहुँच जाती है। वो कहती है कि आप लोग मेरे पीछे लिन और सू की शादी करवाना चाहते थे, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि मैं मॉम बनने वाली हूँ। तभी लिन भी कहता है कि मैं भी अब सिर्फ जाओ से ही शादी करूंगा, लेकिन लिन के पेरेंट्स ही नहीं मानते और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जाओ बहुत ही पैनिक करने लगती है और वो उसके पास आती है उसको मारने के लिए, लेकिन उससे पहले सू ही उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे ही पागल हो चुके हैं। फिर उसके बाद डैड सू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो मॉम उनको रोक लेती हैं और कहती हैं कि ये तुम क्या करने के लिए जा रहे हो, तुम अब सू को मारोगे, तुम पागल हो चुके हो, वो तुम्हारी बेटी है। फिर तभी सू मॉम को कहती है कि आप एक बात नोटिस करें मॉम कि जाओ और ये मेड बहुत ही फेमिलियर लगती हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ये मदर डॉटर हैं, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि डैड ने एक मेड के साथ, आगे आप खुद ही समझदार हैं। ये देखकर मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या ये सब कुछ सच है? तो डैड कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ सच बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल बकवास कर रही है, ये पागल हो गई है। और उधर मेड और जाओ दोनों ही पैनिक करने लगती हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। तभी मॉम कहती हैं कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे साथ शादी की और उसके साथ साथ तुम एक मर्द के साथ भी रिलेशन के अंदर थे, तुम्हें ये सब कुछ मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत ही बुरा किया है। ये सब कुछ कहते ही मॉम वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। फिर अगले सीन में जब मॉम को होश आता है तो वो देखती हैं कि उनके साथ सू बैठी हुई थी। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें याद आती हैं कि उनके साथ क्या कुछ हो चुका है और उनके हस्बैंड ने उनके साथ किस तरीके से चीट किया था। फिर तभी सू की भी आंख खुल जाती है, वो वहाँ पर मॉम को देखती है और उनकी केयर करने लगती है। तभी मॉम फिर उसे सॉरी करती है, वो कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें यानी कि अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को छोड़कर
एक ऐसी लड़की को पाला जो कि मेरे हस्बैंड की इलीगल चाइल्ड है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने 18 साल तुम्हें पेन में रखा है। मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया था। मुझे लगता है कि ये सारा मेरा ही फॉल्ट है। इस वजह से इस सबकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ। प्लीज सू, तुम मुझे माफ कर देना। सू कहती है कि मॉम प्लीज आप ये सब बातें मत करें। लेकिन जो कुछ हुआ वो तो हो चुका है। लेकिन अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में सू अपनी मॉम के साथ ट्रेनिंग सेंटर आई हुई होती है। वहाँ वो अपनी मॉम को गन चलाना सिखा रही थी। ये देखकर मॉम बहुत ही डर रही होती है और वो गन को नहीं उठा पा रही थी। फिर सू उनको करके दिखाती है कि गन्स किस तरीके से चलाई जाती हैं। तो फिर ये देखकर मॉम कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ चलाना किसने सिखाया है। तो सू कहती है कि मॉम ये सब कुछ हमें विलेज में सिखाया जाता था और वहाँ पर मैंने ये सब कुछ सीखा था। मॉम कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगा था कि विलेज बहुत ही बैकवर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो। फिर उसके बाद मॉम भी गन चलाने की प्रैक्टिस करती हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। फिर अगले सीन में वो दोनों घर पर होती हैं। तभी मॉम उसके सामने बहुत सारी फाइल्स रखती हैं और वो उससे कहती हैं कि ये कुछ फाइल्स हैं जो कि मेरी प्रॉपर्टीज की हैं, कुछ बैंक कार्ड्स हैं और कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। वो सब लोग तुम रख लो। और ये सब कुछ देखकर सू तो बहुत ही हैरान होती है। फिर उसके बाद वो उन सारी फाइल्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर इतने में वहाँ पर जाओ और डैड भी आ जाते हैं। जाओ कहती है कि क्या मॉम आप ये सब कुछ उसको दे रही हैं? लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप ये सारा सामान मुझे देंगी। फिर आप ये सब कुछ उसके हवाले कैसे कर सकती हैं मॉम? तभी डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है। तुम्हारी मॉम जो चेंज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ सू की वजह से चेंज हुई है, वरना पहले भी तो ये तुमसे लव करती थी ना। तो अब इनको क्या हो गया है? तभी जाओ कहती है कि मॉम मेरे दिल में अभी आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। मैं आपको अभी भी अपनी मॉम मानती हूँ, तो आप मेरे साथ ये सब कुछ बिल्कुल भी मत करें। तो डैड कहते हैं कि मैं तो इसको देख ही लूंगा। फिर वो वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स को बुलाता है और कहता है कि प्लीज आप सू को यहाँ से लेकर चली जाएं और इसका बहुत ही अच्छे से इलाज करें। इसको मेंटल हॉस्पिटल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तभी मॉम कहती है कि आज मैं देखती हूँ कि मेरे होते हुए कौन मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाता है। इसको यहाँ से कोई भी नहीं लेकर जा सकता जब तक मैं विक से परमिशन ना दूँ। फिर वो डैड को कहती है कि तुम इतनी ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो? 20 साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सू मेंटली इल है? मुझे तो तुम मेंटली इल लग रहे हो कि तुम इतने साल तक अपनी इलीगल चाइल्ड के साथ इसी घर में रहते आए हो। तुम मेरी बेटी को मेंटली इल कह रहे हो, तो मेरी बेटी को बीमार कह रहे हो। मुझे लगता है कि मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी बीमार है, जो कि अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगर ये बात औरों को पता चलेगी तो तुम जानते हो ना कि सब लोग हमारे बारे में कितना मजाक बनाएंगे। तुम्हें उस बारे में कोई ख्याल नहीं आया। तुम्हें सिर्फ मेरी बेटी की फिक्र है, वो भी इस बात की कि वो मेंटली इल हो चुकी है। और फिर उसके बाद मॉम डैड को बहुत ही ज्यादा मारती हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हें देख लूंगा। तुम जो अभी अपनी बेटी की वजह से इतना बोल रही हो ना, तुमने आखिर में मेरे पास ही आना है और मुझसे माफिया मांगनी है। तो मॉम कहती है कि ठीक है मैं देख लूंगी। मेरे पास फिर भी इतने पैसे हैं कि मैं अपना और अपनी बेटी का ख्याल रख सकूं। फिर वो उनके सामने एक फाइल फेंकती है और कहती हैं कि जाने से पहले इसके ऊपर साइन करके जाना। ये डाइवोर्स पेपर्स हैं और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बस बहुत हो गया अब। और तुम अब शराफत से मेरे अकाउंट के अंदर 5 मिलियन बल्कि 5 बिलियन ट्रांसफर करोगे। तो डैड की ये सुनकर आंखें खुल जाती हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे लूटना चाह रही हो। इतने सारे पैसे मैं तुम लोगों को कैसे पे कर सकता हूँ? हमारी सारी की सारी कंपनी ही बैंकरप्ट हो जाएगी इतने पैसों के बाद। तो मॉम कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानती हूँ। फिर उसके बाद डैड कहते हैं कि पहले तो मैं सू को मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगा। तभी सू उन गार्ड्स को रोकती है और वो सबको अपनी रिपोर्ट्स दिखाती है। कहती है कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं मेंटली इल बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तभी मॉम कहती है कि अब तुम लोग देख चुके हो कि मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है और मेरी बेटी को अब किसी भी तरह के इलाज की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए सब लोग इस आदमी को यहाँ से ले जाओ क्योंकि यही मेंटली इल है। फिर उसके बाद डैड को वहाँ से ले जाया जाता है। फिर दूसरी तरफ सू ने अपने डैड को कॉल की हुई थी और डैड उसको कह रहे होते हैं कि काफी टाइम हो चुका है तुम वहाँ पर हो, तुम कब वापस आ रही हो, तुम मुझे ये बता दो। तो सू कहती है कि आपने जितने पैसों का मुझसे कहा था वो मैं अरेंज कर चुकी हूँ, बस अब मैं वापस आने ही लगी हूँ। फिर इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन हो चुका है और डील के मुताबिक 5 बिलियन मेरे पास आ चुके हैं। ये सब कुछ सुनकर जो सू बहुत ही हैरान होती है। फिर उसके बाद वो मॉम को कहती है कि अब हम एक काम करते हैं कि हम लोग विलेज चलते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही पीसफुल है। वहाँ पर आप जब मेरे डैड से मिलेंगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद अगले सीन में वो दोनों विलेज पहुँच चुके थे। मॉम को वहाँ पर बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है। वो कहती है कि क्या ये तुम्हारा विलेज है? तो सू कहती है कि हाँ, और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और काइंड हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, आप बस मेरे साथ चलें। तो फिर मॉम कहती है कि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि इस विलेज को विलेज ऑफ विलन्स भी कहा जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पर जाने से थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ के लोगों से थोड़ा सा डर रही हूँ।
सू कहती है कि मॉम आप प्लीज बिल्कुल भी मत डरें, आप सिर्फ मेरे साथ चलें, आपको कुछ भी कोई नहीं कहेगा। फिर उसके बाद वो उनको वहाँ से ले जाती है। फिर कुछ आगे जाकर सू एक आदमी से मिलती है, तो मॉम कहती है कि उस आदमी की टांग को क्या हुआ था। सू बताती है कि मॉम मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर सबको बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने आप को उन्होंने किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। कम से कम इंसान को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो बस उसी के अंदर उसको थोड़ी सी इंजरी आ गई थी, शायद इसी वजह से हमारे विलेज को विलेज ऑफ विलन्स का नाम दिया गया है, जबकि ऐसा असल में कुछ भी नहीं है। फिर तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं, तो सू फौरन से भागती हुई उनके पास जाती है। डैड कहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ो, 1 बिलियन किधर है। तो सू उनको बहुत सारे कार्ड्स दे देती है और कहती है कि इनके अंदर है, आपको जब चाहिए आप निकलवा सकते हैं। तो डैड कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है, अब हम लोग अपने विलेज का बहुत सारा काम करवा सकेंगे। फिर तभी वो वहाँ पर सू की मॉम को देख लेते हैं, वो भागते हुए उनके पास जाते हैं और उनसे हैंडशेक करते हैं। फिर वो अपना इंट्रो उनको करवाते हैं और कहते हैं कि आप भी जरूर सू की मॉम ही होंगे, मैं सू का डैड हूँ। फिर तभी उन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में सू मॉम को अपने साथ घर पर लेकर आती है। मॉम उसको कहती है कि तुम क्या यहाँ पर रहती आई हो। सू कहती है कि जी मॉम मैं यहीं पर ही रहती थी। तो मॉम फिर उसको हक कर लेती है, वो बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकी, मेरी अपनी बेटी इस तरह की लाइफ गुजार रही थी और मैं किसी और बेटी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती रही, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सू कहती है कि मॉम अब आप पुरानी बातों को मत दोहराएं, उनका कोई भी फायदा नहीं है, अब आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद तभी सू बाहर निकलती है और वो एक लड़की से लड़ती है। तभी वो लड़की उसको कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी फाइटर हो अभी तक और तुम कुछ भी नहीं भूली, अब मुझे इस बात का यकीन आ गया है। तभी मॉम वहाँ पर आती हैं और सू उनको कहती है कि ये मेरी बहन है, मैं इसी के साथ ही बड़ी हुई हूँ। तो मॉम फिर उसको थैंक्स करती है कि तुमने मेरी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और उसको इतना सब कुछ सिखाया। फिर उसके बाद वो स्माइल करती है और फिर अगले सीन में वो सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और साथ ही बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं। कितने में वहाँ पर डैड और जाओ भी आ जाते हैं। जाओ कहती है कि आज मैं तुम सब लोगों को यहाँ से ना जाने नहीं दूंगी, आज मैं तुम सब लोगों की रेपुटेशन को खाक में मिला डालूंगी और मैंने यहाँ पर बहुत से लोगों को भी बुला लिया है। अब तुम सब लोग देखो कि मैं किस तरीके से इस विलेज के नाम को खराब करती हूँ। मैं अभी के अभी कॉल भी पुलिस को कर देती हूँ और साथ रिपोर्टर्स को भी बुला देती हूँ। तो तभी सू फिर उससे उसका मोबाइल ले लेती है और रिपोर्टर्स को खुद ही कॉल करके कहती है कि विलेज ऑफ विलन्स के अंदर आ जाना, वहाँ पर तुम लोगों के लिए कुछ काम है, कुछ बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है। फिर उसके बाद वो दोबारा से मोबाइल जाओ की तरफ उछाल देती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हारा ये काम भी कर दिया। तभी जाओ कहती है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम लोग बहुत ही ज्यादा एरोगेंट फील कर रहे हो ना, और तुम लोगों को ये लग रहा है कि तुम लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो ये सब कुछ तुम लोगों की सिर्फ गलतफहमी है, तुम लोग देखोगे मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो जब वहाँ पर उन सब लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब लोग तो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं मार्शल आर्ट्स के अंदर और बाकी दूसरी फील्ड्स के अंदर, क्या तुम हमारे लिए ये ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हो कि हम इन लोगों को बदनाम करें, जबकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे अपने न्यूज चैनल्स खतरे में पड़ जाएंगे, हम ये सब कुछ कभी भी नहीं करना चाहते। फिर तभी सू वहाँ पर डैड के एविडेंसेस शो करती है और कहती है कि डैड ने बहुत ही बड़ा रफला किया है। ये सब कुछ देखकर रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं और तभी डैड और जाओ को वहाँ से ले जाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में सू बैठी हुई होती है और वो यही सब कुछ सोच रही थी कि टाइम कितना ज़्यादा जल्दी गुजर चुका है। फिर इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं और मॉम उसको कहती हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे पास जितने भी एसेट्स थे और जितनी चीज़ें मेरे नाम पर थी वो सारी की सारी मैंने तुम्हारे नाम पर कर दी हैं। सू कहती है कि मॉम लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, आपको पता है ना कि आपने अभी अपनी कंपनी को भी संभालना है, क्योंकि डैड तो अब वैसे भी जेल जा चुके हैं और आपके पास ये सब कुछ संभालने वाला और कोई भी नहीं है, आपने ये सब कुछ खुद ही करना है, तो आपको ये सब कुछ मुझे नहीं देना चाहिए था, मैं नहीं ले सकती ये सब कुछ, आपके अपने एसेट्स हैं और वो आप अपने पास रखें। मॉम कहती हैं कि नहीं, अब मैं बहुत ही दूर चली जाऊंगी और मुझे अपनी ये पास्ट की चीज़ें नहीं चाहिए, मैं अब अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल आज़ाद हो, तुम जैसे चाहो इन पैसों को खर्च कर सकती हो, मैं तुमसे किसी भी चीज़ का कोई सवाल नहीं करूंगी और ना ही मैं तुमसे ये पूछूंगी कि तुमने वो पैसे कहाँ पर लगाए हैं। तो सू कहती है कि मॉम आपने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं वैसे भी विलेज के अंदर कुछ स्कूल्स खोलना चाहती थी ताकि वहाँ पर लोग बहुत ही अच्छी आर्ट्स और साइंस सीख सकें, ताकि उनको बाहर जाकर बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आए। इस तरह यहाँ हमारे विलेज के लोग भी बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे और बिल्कुल सिटी वालों की तरह वो भी अपनी स्टडीज पर फोकस कर सकेंगे और उनको फिर कोई अनएजुकेटेड नहीं कहेगा। मॉम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि इस सब में मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करूंगी। फिर उसके बाद सू अपनी मॉम को थैंक्स करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलेज के सारे लोग जमा होते हैं और डैड वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि सू ने हमारे विलेज का नाम बहुत ही ऊंचा किया है, तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम लोग इसको गिफ्ट देते हैं। फिर उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इतने में वहाँ पर भागते हुए लेन आ जाता है और लेन उसको कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ढूंढा है, शुक्र है कि तुम मुझे मिल चुकी हो,
मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने पास्ट में जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था और मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। तो फिर सू कहती है कि इसका ये मतलब हुआ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, है ना? लेन कहता है कि हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सू बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, वैसे भी अब हमारी कंपनी के बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं और अगर ऐसा हो गया तो हमारी कंपनी को इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम मुझे कुछ मनी स्पॉन्सर करो। लेन कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी के अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। सू कहती है कि ज़्यादा नहीं, बस तुम मुझे कुछ बिलियन ट्रांसफर कर देना, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए और जल्दी ट्रांसफर करना। ये सब कुछ देखकर लेन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तभी उसके पास कॉल आती है। उसको फौरन से वहां पर बुलाया जाता है। ये देखकर वो भागते हुए वहां से जाता है और सब लोग उसको इस तरीके से भागते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर उसके बाद सब लोग सू को कंग्रेचुलेट्स करते हैं। सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और वो बहुत ही बेटर फील कर रही होती है। वो अब अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब वो उस विलेज के अंदर बहुत कुछ कर पाएगी और इस तरीके से वो अपना नाम भी रोशन कर सकती है। वहाँ पर सारे विलेजर्स उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं और सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उसने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है और आगे भी वो इसी तरह करती रहे और उसकी वजह से अब विलेज का हर बच्चा पढ़ पाएगा और बहुत ही अच्छी एजुकेशन भी ले पाएगा। उसके बाद उसको कोई भी अनएजुकेटेड नहीं कह सकेगा। ये सब कुछ सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।